Bismillahirrahmanirrahim, starting in the name of Allah, who is great and merciful. Once again, dear listeners, मुलाकात के लिए हम आए हैं और आज जो आपकी और हमारी मुलाकात है वो सिर्फ और सिर्फ नम्स MCQs जो इंग्लिश पोर्शन में मौजूद थे उन MCQs के ऊपर डिस्कशन के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं. डियर लिसनर्स, आइए ज़रा देखते हैं कि जो कल यानी 1 सितंबर को नम्स टेस्ट कंडक्ट किया गया था, नम्स टेस्ट में इंग्लिश पोर्शन के जितने MCQs हैं इंशाल्लाह उनकी डिस्कशन का हम कोशिश करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट डिफरेंट मेथडोलॉजीज एंड टेक्निक्स हाउ टू ग्रिप दोज थिंग्स. ठीक है, तो आइए ज़रा स्टार्ट लेते हैं. सबसे पहले नंबर पर जो नम्स टेस्ट में वो MCQs इंग्लिश पोर्शन की मौजूद थे उनमें से पहले नंबर पर 136 नंबर पर जो MCQ मौजूद था वो द प्लेन ought to be taking off in a minute, the underlined is dash. याद रखिएगा डियर लिसनर्स, आप लोगों ने सबसे पहले तवज्जो इसी चीज़ पर ही देना है कि MCQ में मांगा क्या है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, आपने ये नोट करना है कि MCQ में जो मांगा गया है इसके नीचे ऑप्शंस क्या है. कभी कभार वही ऑप्शन दूसरे जगह पर या दूसरे मौके पर उसकी मीनिंग कुछ और हो सकता है. बट यू मस्ट बी वेरी, आई कैन से दैट, स्टिक टू दी सिचुएशन. ठीक है, आज जरा देखते हैं ought to. अगर देखा जाए यहां पर इसमें हमारे यहां ये ought to लिंकिंग वर्ब तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है? जो लिंक करता है. जितने भी स्टेटिक वर्ब है या स्टेट वाले वर्ब वो आते हैं. हेल्पिंग वर्ब भी नहीं हो सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का होना जरूरी है. और फाइनाइट वर्ब भी नहीं है. इसको लोग बाज़ औकात फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं लेकिन फाइनाइट वो बोलना ठीक है. तो यहां पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मॉडल ऑक्सिलरी. ठीक है, 136 में मॉडल ऑक्सिलरी. डियर लिसनर्स, ड्यूरिंग द हैवी रेन द स्काई ग्रीव डार्क, द अंडरलाइन वर्ब इज डैश. यहां पर जरा देखते कि ये क्या है. सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि ये जो लफ्ज आया है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यहां इस चीज को जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, और इसके साथ जुड़ाव से मेरा मतलब ये है कि यहां पर ये कनेक्शन पैदा करता है, लिंक क्रिएट करता है. तो अगर देखा जाए ये हमारे यहां इसमें लिंकिंग वर्ब है. ठीक है, लिंकिंग वर्ब. न मॉडल ऑक्सिलरी है, न हेल्पिंग वर्ब है, न फाइनाइट वर्ब है इसी सिचुएशन में. ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब. MCQ नंबर 138. His courage brought him honor, the underlined verb is dash. Dear listeners, याद रखो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के माबैन फर्क क्या है. मिसाल के तौर पर यहां पर मैं लेकर आता हूं ट्रांजिटिव, यहां पर मैं लेकर आता हूं इंट्रांजिटिव. कहा जाता है कि कोई भी वर्ब न ट्रांजिटिव होता है न इंट्रांजिटिव होता है. तो फिर क्या होते हैं? ये सेंटेंस याद रखो. आप लोगों ने वर्ब की ट्रांजिटिविटी मालूम करना है. क्या इस वर्ब की ट्रांजिटिविटी है या इस वर्ब की ट्रांजिटिविटी नहीं है. अगर उस वर्ब की ट्रांजिटिविटी है तो हम कह सकते हैं कि वो वर्ब ट्रांजिटिवली इस्तेमाल किया गया है. अगर किसी वर्ब की ट्रांजिटिविटी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि उस वर्ब की ट्रांजिटिविटी नेगेटिव है, जिस तरह फिजिक्स में कंडक्टर आप लोगों ने पढ़ा है. ठीक है, ट्रांजिटिविटी से मुराद क्या है? ट्रांजिटिविटी से मुराद ये है कि वो वर्ब, फॉर एग्जांपल यहां पर एक वर्ब आया है और उस वर्ब के बाद हमारे यहां कोई ऑब्जेक्ट आया है. क्या आया है? कोई ऑब्जेक्ट आया है. तो ऑब्जेक्ट से पहले यानी यहां पर जो वर्ब आता है उस वर्ब को हम ट्रांजिटिवली इस्तेमाल करेंगे या ट्रांजिटिवली कहेंगे. ठीक है, मिसाल के तौर पर if I say one example, just I'm going to write it. I say that I saw him. ये यहां पर जो ये वाला लफ्ज है ये मेरा वर्ब है
और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं कह सकता हूं कि इसी एग्जांपल में सा ना में जो वर्ब है ये ट्रांजिटिवली इस्तेमाल किया गया है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसी वर्ब के बाद ये वाला जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इंट्रांजिटिवली वर्ब कब होगा? ये वर्ब है जब इसके बाद ऑब्जेक्ट नाम में लफ्ज ना आ जाए, उस वर्ब को हम कहते हैं कि ये वर्ब इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल किया गया है। एक और चीज, इन का मतलब है यहां पर नेगेटिव, यानी जिसके बाद वर्ब ना आ जाए, जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना आ जाए, उस वर्ब को हम इंट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल शुद्ध वर्ब कहते हैं। जरा देखते हैं यहां पर, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर तो ऑब्जेक्ट है, यानी इंट्रांजिटिव तो नहीं हो गया, ठीक है। नाउ जरा देखा जाए, लड़ाई तो आपको इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में है, यानी लिंकिंग भी नहीं है। ये दोनों तो मैंने डिडक्ट किए। रीजन क्या है? रीजन आपके सामने क्लियरली है कि ट्रांजिटिवली वर्ब कब होगा और इंट्रांजिटिवली वर्ब कब होगा। अभी आपको यह बताता चलूं कि कैसे पता चलेगा कि किसी वर्ब को जब हमने ट्रांजिटिवली पा लिया, अब वो डाई ट्रांजिटिव कब होगा और कंप्लेक्स ट्रांजिटिव कब होगा। याद रखो, ट्रांजिटिव की 3 अकसाम लोग बताते हैं, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव और कंप्लेक्स ट्रांजिटिव, ठीक है। मोनो ट्रांजिटिव जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाए, मोनो के बाद 2, मोनो के बाद एक आता है, डाई के बाद 2 आते हैं, और कंप्लेक्स के बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और एक कंप्लीमेंट या कोई और हिस्सा या लफ्ज आता है, उनको हम कंप्लेक्स ट्रांजिटिव कहते हैं। याद रखो डियर लिसनर्स, इन दोनों में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि कंप्लेक्स ट्रांजिटिव यानी वर्ब के बाद, इस लफ्ज के बाद ये वाला लफ्ज और ये वाला लफ्ज, यानी कलेक्टिवली ये वाला जो क्लस्टर है, ये एक बंदे की तरफ या एक नाउन की तरफ या एक चीज की तरफ इशारा करता है, या दोनों मुख्तलिफ है। अगर वो दोनों मुख्तलिफ है तो फिर होगा डाई ट्रांजिटिव, अगर दोनों सेम है तो फिर होगा कंप्लेक्स ट्रांजिटिव। तो इसलिए यहां पर अगर देखा जाए, हिम और ऑनर, इसका जो करेज है यहां पर ये दोनों मुख्तलिफ है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? डाई ट्रांजिटिव हो गया। तो 138 करेक्ट ऑप्शन इज डाई ट्रांजिटिव। 139 लुक, इसी तरीके से, किस तरीके से? इसी तरीके से 139 भी है। अमेजिंग पॉइंट ये है कि ये वाला जो टेस्ट था, सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स ही यहां पर आपके सामने एमसीक्यूज है, एक ट्रांजिटिविटी के ऊपर और आखिर में आपको आएगा थोड़ा सा वो कंडीशनल के हवाले से भी है। नाउ 139 को जरा देखते हैं। 139 में क्या है? द टीचर असाइंड द स्टूडेंट्स इन असाइनमेंट टू बी कंप्लीट ड्यूरिंग वेकेशन, द अंडरलाइन वर्ब इज डैश। इसको जरा देखते हैं, ये क्या है? स्टूडेंट्स और असाइनमेंट, ये दोनों एक चीज की तरफ या एक नाउन की तरफ इशारा करते हैं, या दो मुख्तलिफ या दोनों डिफरेंट के लिए यहां पर रेफर की जाती है। अगर देखा जाए ये दोनों डिफरेंट है तो इसीलिए मानो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 आए हैं, एक ये आया है और सेकंड ये आया है, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए इंट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। कॉम्प्लेक्स इसीलिए नहीं है क्योंकि दोनों एक नाउन की तरफ रेफर नहीं हुए हैं। डाई क्यों है? डाई इसीलिए है कि इन दोनों को यहां पर डाई इसीलिए है कि ये दोनों एक चीज की तरफ रेफर नहीं है, इसलिए ये डाई ट्रांजिटिव ही है। यानी टीचर की तरफ स्टूडेंट्स और असाइनमेंट जो है ये रेफर नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट का जो काम है वो असाइनमेंट है और टीचर को जो मतलब पेश होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। टीचर को असाइनमेंट पेश नहीं होता, स्टूडेंट लिखेंगे असाइनमेंट और स्टूडेंट लेकर आएंगे टीचर के सामने, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये जो 2 एलिमेंट्स है ये डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डाई ट्रांजिटिव। 140, ये तो अभी सिर्फ 139 तक थोड़ा सा सफर मुश्किल था,
इसके बाद सफर इंतहाई हमवार होता है। एंड आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस एमसीक्यूज। लुक, पहला पॉइंट जरा देखते हैं। ऑफ टू क्या आया है? टू आया है। और फिर आखिर में क्या लिखा है? एडजेक्टिव, यानी वो एडजेक्टिव जो दो चीजों के बारे में या दो नाउन्स के बारे में या दो प्लेसेस के बारे में बात करे, वो हमारे यहां क्या होता है? कंपैरेटिव होता है। दैट्स इट। बाकी आगे डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव नहीं है क्योंकि दो है, न्यूमरल भी नहीं है क्योंकि द लिस्ट की बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव। ये डिग्री है और जिस तरह लेवल होता है। ठीक है, 141। नाउ दिस इज अ बेट ट्रिकी। वो क्या है? ट्रिक कहां पर लाई करता है? आर देयर एनी मैंगो ट्रीज? एनी को अंडरलाइन किया गया है। any any question means any, like whatever comes into your mind, किसी का भी जो भी सवाल है, यानी इसका मतलब यह है कि वो फैक्ट्स नहीं है, वो डेफिनेट नहीं है। ठीक है, अगर वो फैक्ट्स नहीं है तो क्वांटिटी भी नहीं हो सकती, तादाद नहीं है। ठीक है, अगर ये तो है एडजेक्टिव तो मेरे मोहतरम प्रोनाउन तो हो ही नहीं सकते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये लफ्ज इसकी मॉडिफिकेशन करता है और ये लफ्ज जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। जो चीज नाउन की एक्सप्लेनेशन करता हो उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यहां पर ये जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर इंडेफिनिट एडजेक्टिव। ठीक है, मैंने पहले भी बताया, अभी एक बार फिर रिवाइज करता हूं। जरूरी नहीं है कि जो लफ्ज आपके जहन में मौजूद है हर वक्त वही लफ्ज उसी तरीके से फंक्शन करे। नॉट एट ऑल। यहां मिजाज बदलता है मौसमों की तरह, यहां लफ्ज का फंक्शन चेंज होता है एमसीक्यूज में। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ओके, इसमें क्या है? दिस इज द वेरी थिंग वी वांट। द अंडरलाइन वर्ड इज डैश। वेरी थिंग यानी इसकी मॉडिफिकेशन करता है और ये नाउन है। जो चीज नाउन का मॉडिफिकेशन करे उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। हम कह सकते हैं कि अभी इसको मैं जरा, यानी ये भी नहीं है, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों प्रोनाउंस हैं। अभी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, यहां पर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अभी आपके ज़हन में, सर हमें तो किसी ने अभी तक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के बारे में कुछ पढ़ाया ही नहीं है, ना बताया है। तो अगर देखा जाए तो यहां पर किस चीज पर एम्फेसिस है? यहां पर उसी चीज के ऊपर एम्फेसिस है जिस चीज के बारे में वो बात करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। 143। Don't be in such a hurry. The sentence contains an adjective of dash. Adjective है, एडजेक्टिव है। अगर देखा जाए इसमें नंबर नहीं है, अगर देखा जाए इसमें क्वांटिटी भी नहीं है। क्वांटिटी और नंबर तकरीबन वो एक स्लॉट में आते, लेकिन इसमें फर्क है। ठीक है, फैक्ट्स नंबर और जो फैक्ट्स ना हो इसके बारे में होते हैं। कभी कभार लड़ाई आती है डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोंस्ट्रेटिव के हवाले से। लुक, अगर आपको याद हो, आपने एफईसी में पढ़ा होगा कि एक होता है हमारे यहां प्रोनाउन, एक हमारे है एडजेक्टिव। इतना याद रखिएगा, जहां पर लफ्ज एडजेक्टिव आ जाए इसके बाद नाउन या प्रोनाउन या नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करना जरूरी है। प्रोनाउन का जो ताल्लुक है वो वर्ब के साथ आता है या सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल होते हैं। दैट्स इट। ठीक है, अगर देखा जाए इसके बाद ये वाला आया है आ हरी। ठीक है, इसलिए इसको हम सच को हम एडजेक्टिव ही कहते हैं। अच्छा, यहां पर डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तारीफ क्या है? वो एडजेक्टिव जो इशारा करे, और वो कितने अल्फाज हैं? एक है हमारे यहां दिस, दैट, दीज, दोज, और एक और भी है जिसे कहा जाता है सच। याद रखो गाइस, इनको हम डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी। कैसे अंदाजा लगाओगे? जब इन लफ्जों के बाद नाउन आ जाए तो ये एडजेक्टिव है, वर्ब आ जाए तो ये क्या होता है? प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो ये इशारा करता है। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? डेमोंस्ट्रेटिव है, ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, 140।
144, very simple. Fill in the blank with appropriate verbs indicating past perfect continuous. Past perfect continuous स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है subject plus had plus been plus verb यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing. स्ट्रक्चर के मुताबिक ऑब्जेक्ट का बी हमने स्लॉट रखना है. तो आपने इसी स्ट्रक्चर को मालूम करना है. इसी स्ट्रक्चर को, अगर इसी स्ट्रक्चर को आप देखते हैं तो न ये होता है, न ये होता है, न ये होता है. हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला ही इस्तेमाल होता है. ठीक है. 145, ऑल डिजायर वेल्थ एंड सम एक्वायर एट. ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ दिस सेंटेंस एग्जाम्प्लिफाइज डैश टेंस. यहां पर अगर देखा जाए सेकंड फॉर्म नहीं है, अगर देखा जाए इसमें फ्यूचरिटी नहीं है, अगर देखा जाए इसमें हमारे यहां कंप्लीशन नहीं है, हम कह सकते हैं कि यहां पर एक फैक्ट है. जनरल भी हो सकता है और कॉमन भी हम कह सकते हैं. यानी इसमें जब हम लेकर आते हैं न पास्ट इंडेफिनिट है, न पास्ट परफेक्ट है, न फ्यूचर सिंपल है या सिंपल फ्यूचर, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है. 146, look, this is very simple. Choose the incorrect sentence structure. यहां पर है स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर है. Justice as well as mercy. Love at, बिल्कुल ठीक है. In him was confused. हाँ, ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो जिस तरह कुछ कहा जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ना, कैमरा, मोबाइल, बस और कॉलेज, क्या कुछ भी नहीं. ये तो कुछ इसके सेंस बनता ही नहीं है. ठीक है. तो इसीलिए द वेजेस ऑफ सिन इज, ये भी ठीक है. फाइन एंड वाटर डू नॉट एग्री. ये और ये तीनों सेंटेंसेस है. ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर रखता ही नहीं है. सेकंड लास्ट एमसीक्यू. इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड सर्व ह्यूमैनिटी. द सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश कंडीशनल. अगर आपको याद हो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कई बार कहा है कि इन इंडिकेट के लिए भी कंडीशनल को छोड़ना नहीं है. चंद टॉपिक्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पंक्चुएशन, वर्ब, कंडीशनल और वोकैबुलरी को छोड़ना नहीं है. अगर देखा जाए यहां पर हमारे हाथ सिंपल पास्ट है, यानी डिपेंडेंट क्लास में इफ के यहां अगर सिंपल पास्ट आ जाए, अगर सिंपल पास्ट आ जाए तो ये कौन सा कंडीशनल है? ये डेफिनेटली हमारे यहां टाइप 2 कंडीशन है. टाइप 2. टाइप 2 से मुराद क्या है? टाइप 2 से मुराद ये है कि इसके बाद जब आएगा वुड प्लस वर्ब की पहली हालत, तो ये हमारे यहां प्रेजेंट अनरियल एक्टिविटी या एक्शन को शो करता है. ठीक है. इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड सर्व ह्यूमैनिटी. यानी मैं डॉक्टर नहीं हूं तो इसलिए मैं ह्यूमैनिटी को ज्यादा सर्व नहीं करता. जीरो भी नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है. हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? टाइप 2. डियर लिसनर्स, लास्ट एमसीक्यू की तरफ हम जा रहे हैं और वो क्या है? वो है चूज द सिंटैक्स व्हिच इज करेक्टली स्ट्रक्चर्ड. ये थर्ड कंडीशन है. अभी थर्ड कंडीशन का स्ट्रक्चर क्या है? लुक गाइस, इसमें आएगा इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट. हां, ये पास्ट परफेक्ट क्या बला है? पास्ट परफेक्ट से मुराद है हैड प्लस V3 का होना जरूरी है. इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद इस्तेमाल होगा, हम लेकर आएंगे वुड, या हम इस्तेमाल कर सकते हैं कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. कुड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा जी, नाउ प्लीज, कुड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. प्लस हैव प्लस V3. इसी स्ट्रक्चर को फॉलो, खुद ब खुद आपको पता चलेगा. ये वाला तो सब ही में सेम है, आपको गलती नजर नहीं आएगी. ये वाला तो सेम है. यहां पर क्या है? इससे जरा स्टार्ट करते हैं. कुड के बाद सेव आया है, ये नहीं है. वी हैड सेव्ड, ये नहीं है. वी हैव सेव्ड, ये नहीं है. इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन अल्फा ही है. डियर लिसनर्स, ये थे नम्स के इंग्लिश पोर्शन के एमसीक्यूज. उम्मीद है कि आपको क्लियर ही होगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.